ओम ओम साई राम। There are 5 children only, 2-3 are missing. ओके, तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था आपके टॉपिक है। आज हम इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक भी है। तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसे कंपटीशन में आता है ना। जैसे बैंक पीओ है या और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, उनमें सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में रखा है, इसलिए बेसिक आइडिया आप तो सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे हमने एक रो में सबको बैठा लिया, या दूसरा कैसे बैठा सकते हैं, हम एक सर्किल के अंदर बैठा सकते हैं। तो जब सर्किल के अंदर बिठाते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि सबके फेस सेंटर की तरफ होंगे। रो में बिठाते हैं हम तो नॉर्थ में फेस कंसीडर करके चलते हैं। हमको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, हमको सीटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, सर्कुलर अगर सीटिंग अरेंजमेंट है तो सेंटर की तरफ कौन होगा, बाहर की तरफ कौन होगा, ये पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है ये हमें आइडिया होना चाहिए। अच्छा, पिछले वीडियो मैंने दिखाया था वो हिंदी में था, तो हिंदी में समझ में आ जाता है आपको, या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती है? तो आज का भी हिंदी में ही है, तो वो आपको समझा देगा। क्वेश्चन समझ ले तो हिंदी में समझ में आ जाएंगे ना। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, तो उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको जो मैंने आपको दिया था एक निकाल के, जिसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें नोट्स के अंदर देखना कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो जब लोग नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं एक दूसरे तो क्या कर... दोस्तों, जब लोग नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं एक दूसरे से। तो आज के सवालों में भी कुछ लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ डायगनली अपोजिट बैठे हैं, और कुछ ने अपनी पोजीशन ही इंटरचेंज कर ली है। तो आज इन सभी टाइप के सवालों को बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको कराऊंगा। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। स्टडी मतलब तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। सिटिंग अरेंजमेंट की 2-3 बातें और रह गई, आप एडवांस लेवल में महारत हासिल कर लेंगे। पहली बात शुरू करते हैं। आपने मुझसे कहा था डायगोनली अपोजिट, समझाइए क्या होता है ये, तो समझिए मेरे साथ। आपने ज्योमेट्री में फिगर्स पढ़ी है, रेक्टेंगल पढ़ा है, आपने स्क्वायर पढ़ा है। देखिए उसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल में या एक स्क्वायर में आमने सामने के पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये जो लाइन बनती है ना, इसको डायगोनल कहते हैं। यहीं से बना है डायगनली अपोजिट, मतलब टेढ़ी तिरछी आमने सामने के पॉइंट्स। ये चीज आप अप्लाई करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। कैसे? जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक पंक्ति इधर है, एक पंक्ति इधर है, इसमें यहाँ पर एक पंक्ति में एक व्यक्ति है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपसे कहा गया कि बी इज डायगनली अपोजिट टू डी, कि बी जो है वो डी के डायगनली अपोजिट है, मतलब तिरछा सामने है। तो जस्ट मैं इसका पार्ट 1 दिखा दूं पहले आपको, इसमें पार्ट 2 आ रहा है ये। लेट मी चेक वेयर द पार्ट 1 इज। ये जो पी जो है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। ओ का दायां मतलब ये नहीं, पार्ट 1 समझ लोगे पहले तभी क्लियर हो पाएगा। ये भी पार्ट 2 है।
है तो डी के तिरछा सामने आप उस डी को बिठाएंगे। समझ में आ रहा है आपके? आ रहा होगा। ऐसे ही मान लीजिए इसके डायगोनली अपोजिट कौन होगा, इसके डायगोनली अपोजिट ये होगा। अगर खाली अपोजिट लिखा है तो आप सामने बिठाएंगे, अगर डायगोनली अपोजिट लिखा है तो आप तिरछा जाएंगे और फिर सामने बिठाएंगे, मतलब तिरछा सामने बिठाएंगे। ये है आपका डायगोनली अपोजिट का कॉन्सेप्ट। आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है आपका दिशाओं का, कि भाई दो पंक्तियों में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं, कुछ ऊपर देख रहे हैं, मतलब कुछ साउथ में देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं। वहां पर आप क्या करेंगे, तो दो पंक्तियां हैं, अब कुछ लोग जो है वो नॉर्थ में देख रहे हैं, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। या ये केस एक पंक्ति में भी हो सकता है। मान लो एक ही पंक्ति है, ये लो और आसान कर देता हूँ आपके लिए। एक पंक्ति में कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ। This is not a computer game. This is a browser game. You just go to a link, just start playing the game immediately. You log in and that's देख रहे हैं। अब आपको इनका लेफ्ट और राइट बड़ा ध्यान रखना है। क्यों? देखिए, अगर आपसे कहा गया कि कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो उसका लेफ्ट राइट, आपका लेफ्ट राइट, नो चेंज। तो भाई जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका राइट आपका राइट और उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट, ये रहेगा। लेकिन अगर कोई साउथ में देख रहा है तो उसका लेफ्ट राइट आपसे उल्टा हो जाएगा। मैं साउथ में देख रहा हूँ, इधर मेरा राइट आ गया, लेकिन इधर आपका लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर अगर कोई साउथ में देखेगा तो उसका जो लेफ्ट राइट है वो आपसे उल्टा हो जाएगा। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। समझ में आया क्या? आ गया। आइए तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये है। सर्कल के अंदर एक गोला होगा, एक सर्कल होगा, उसमें क्या होगा, कुछ लोग तो सेंटर के अंदर मुंह करके बैठे होंगे, कुछ लोग अंदर मुंह किए होंगे और कुछ लोग बाहर मुंह किए होंगे। अब इनका लेफ्ट राइट आपको बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको दिशाओं का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है। मान लीजिए ये बंदा अंदर देख रहा है, अंदर देख रहा है तो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, ऊपर की साइड होगा तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। अब मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से अंदर देख रहा है, यहाँ से अंदर देख रहा है तो इसका राइट किधर होगा, नीचे होगा, इधर मेरा राइट है, और लेफ्ट इसका होगा ऊपर होगा, तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। अब मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से ऊपर देख रहा है, ऊपर कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ में क्या होता है, नो चेंज होता है। तो भाई इसका जो राइट होगा वो आपका राइट होगा, इसका जो लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से ऊपर देख रहा है तो अब भी नॉर्थ में देख रहा है, तो अब भी नो चेंज। जो इसका राइट होगा वो आपका राइट होगा, जो इसका लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा। मान लो यही व्यक्ति, यही बंदा नीचे देख रहा है, अब ये साउथ में देख रहा है, अब ये साउथ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। साउथ में देख रहा है, इधर मेरा राइट, इधर आपका लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर इसका राइट हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। समझ में नहीं आता क्या? आता है। आ गया। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे, ये आपने सीख ले, इन्हीं के बेस पे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये एडवांस लेवल बनता है, ये आपने सीख ले तो सारे क्वेश्चन का डालोगे। सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन दे रहे हो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपका पूरा ख्याल रखते हैं, तो आप लोगों में से ही पूछे गए सवाल में से कुछ सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है ये सवाल सीखने के बाद आपके बच्चे कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये काफी लंबा सवाल है, बड़े लेवल का सवाल है। आपने ये सीख लिया तो छोटे मोटे लेवल की जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो तो आप चुटकी बजाते इसमें तो सवाल आप निकाल देंगे सीटिंग अरेंजमेंट का। तो देखिए यहाँ पर सवाल आ चुका है कि भाई एल एम एंड ओ पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर एरिया। एक सर्कुलर एरिया बनाकर ये 8 लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही कि हम एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया आपके लिए। अच्छा 8 लोग हैं तो 8 हम सिटिंग अरेंजमेंट के लिए 8 जगह बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पर 8 जगह आ चुकी हैं, इसकी प्लेसेस आ गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया कि सर्कुलर एरिया एट इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। Some of the people are facing the center while some face outside। अब ये एक चीज है इन सवालों को मुश्किल बनाती है कि कुछ लोग जो है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो कुछ लोग जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज सवाल को मुश्किल बनाती है लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को समझने में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल हमारा शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल है कि
ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड एम, के एल और एम के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मैं अपने तरीके से सवाल को शुरू करता हूँ। मैंने मान लिया कि भाई एल जो है वो इधर है क्लॉकवाइज, और 3 लोग छोड़ के, 1 2 3 लोग छोड़ के मैंने एम को यहाँ पर बिठा दिया। अच्छा, अगर मैं इधर से 3 लोग छोड़कर जब भी एम यहीं आना था, तो ये तो बात कंफर्म है कि भाई एल के सामने जो होगा वो एम होगा। अच्छा, लेकिन अभी इन दोनों की डायरेक्शन नहीं पता हमें कि भाई ये किधर किधर फेस करके बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल हमने आगे बढ़ाया। आगे हमसे कहा गया कि बोथ एल एंड एम फेस अपोजिट डायरेक्शंस, कि इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन किए हुए, मतलब उल्टे डायरेक्शन किए हुए। मतलब अगर मैं ये मानूं कि भाई एम जो है वो सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो एल जो होगा वो सेंटर के बाहर फेस कर रखा होगा उसने एल ने। तो इस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन आएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई एम ने बाहर कर रखा हो और एल ने अंदर कर रखा हो। तो अभी आगे सवाल और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमसे कहा गया कि क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, के एम के बिल्कुल राइट में जो है वो क्यू बैठा हुआ है। तो एम को मैं मान रहा हूँ कि एम का फेस अंदर है, फिर फेस अंदर है तो राइट इधर होगा, इधर मेरा राइट, इधर एम का राइट, तो क्यू जो है वो फिर इधर आ जाएगा। ये ठीक है। आइए आगे सवाल को बढ़ाते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, कि क्यू के राइट में तीसरे नंबर पर पी बैठा हुआ है। अच्छा, अगर मैं मानूं कि भाई क्यू का फेस अंदर है तो क्यू का राइट इधर होगा, तो राइट 1 राइट 2 राइट 3, लेकिन अरे राइट 3 पे तो यहाँ पर एल बैठा हुआ है, तो पी तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्यू भैया अंदर नहीं देख रहा है, क्यू भैया बाहर देख रहा है। जब ये बाहर देख रहे होंगे, नीचे देख रहे होंगे, तो इनका राइट फिर इधर हो जाएगा। तो R1 R2 R3 राइट 3, तो फिर P जो है वो राइट 3 मतलब यहाँ आएगा। तो ऐसे हमें लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट को समझना है। आइए सवाल को आगे बढ़ाया हमने। आगे लिखा हुआ है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड N, कि P और N के बीच में केवल 2 लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं P के बाद 2 लोग गिनूं, अगर मैं यहाँ पर N रखता हूँ तो लेकिन नहीं रख सकता, यहाँ पर Q पहले से बैठा हुआ है। इसका मतलब मैं 2 लोगों को छोड़ के N फिर यहाँ रखूंगा, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या P और N के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, है ना। आइए आगे सवाल को बढ़ाते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि ओ मतलब ओ लिखने वाला ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, के आर के राइट से, अच्छा इसके पहले की लाइन रह गई, हाँ ये रही, आर सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, के एन के बिल्कुल लेफ्ट में आर बैठे हुए। अच्छा, एन की एक तरफ तो एल है, तो दूसरी तरफ आर होगा और इधर आर होगा, और ये साइड कौन सी है, ये एन का लेफ्ट होगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि आर सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। अब ये एन का लेफ्ट कब होगा, ये एन का लेफ्ट कब होगा, कि जब एन अंदर देख रहे होंगे। क्यों, क्योंकि अभी देखो ये एन है, एन अंदर देख रहे हैं, तो एन का लेफ्ट इधर, ये देखिए मेरा नीचे, एन का लेफ्ट इधर आएगा, तो एन के लेफ्ट में यहाँ पर हमने आर को प्लेस कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर आर आ जाएगा। अब आगे की लाइन बढ़ाते हैं हम, जो हमने पहले पढ़ी थी कि ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर के राइट हैंड से तीसरे नंबर पर ओ बैठा हुआ है। अगर मैं मानूं कि आर अंदर देख रहा है तो राइट हैंड पर होगा, तो R1 R2 R3, तो O को यहाँ होना चाहिए तीसरे एंड पर। अगर मैं ये मानूं कि R बाहर देख रहे हैं तो R फिर इधर चलेगा, R1 R2 R3, तो O को यहाँ होना चाहिए। और दोनों ही जगह खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, O कहीं भी आ सकता है, तो भी कंफर्म नहीं कि O को हम कहाँ बिठाएं। आगे सवाल बढ़ाते हैं। इसके लिए आगे लिखा है कि O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, कि O जो है वो L का पड़ोसी नहीं है, मतलब L का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ O नहीं आएगा, फिर O जो है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ से R की डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इससे ही पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है कि R ये O से थर्ड टू द राइट ऑफ R, कि R के राइट में है, और R के राइट में कब होगा, कि भाई जब R जो है वो बाहर देख रहा होगा। क्यों, क्योंकि R बाहर देख रहा होगा, जब चलेगा भाई राइट 1 राइट 2 राइट 3, तो इस तरीके से हमारा R1 R2 R3 यहाँ पर O आ जाएगा, और यहाँ से हमारी R की डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। आइए सवाल को हमने आगे बढ़ाया। आगे लिखा हुआ है कि कहाँ गया, ये रहा, ये हो गया, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल फेस द सेम डायरेक्शन, के एल के जो 2 पड़ोसी हैं उनकी डायरेक्शन सेम है। भाई एल का एक पड़ोसी एन हो गया, एन अंदर देख रहा है, तो इसका मतलब एल का भी दूसरा पड़ोसी यहाँ पर जो भी आएगा वो भी अंदर ही देख रहा होगा, उसका फेस भी सेंटर की तरफ होगा। ये हमारी बात क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, कि पी के दोनों पड़ोसी जो है फेस द अपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन उल्टी है। अब देखो पी का एक पड़ोसी तो ये है, ये अंदर देख रहा है, तो दूसरा पड़ोसी जो होगा फिर वो सेंटर से बाहर देख रहा होगा, क्योंकि उनकी अपोजिट डायरेक्शन से, उल्टी डायरेक्शन है एक दूसरे से। एल सिट्स सेकंड द राइट ऑफ पी, कि पी के सीधे हाथ से दूसरे नंबर पर एल है। एल किधर है, इधर है, इसका मतलब सीधा हाथ पी का इधर होगा। जब पी का सीधा हाथ इधर कब होगा, कि भाई जब पी बाहर देख रहे होंगे, जब पी बाहर देख रहे होंगे तो राइट 1 राइट 2, यहाँ पर एल जो होगा वो राइट हैंड साइड पे दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जो यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है।
आगे है कि एस फेसेस द सेंटर, तो एस ने सेंटर की तरफ फेस कर रखा है। देखिए सब कुछ फिल हो चुका है, एक ही जगह खाली है, वो है यहाँ पर एस। और इसकी हमें डायरेक्शन पहले ही पता है कि भाई ये फेस की तरफ, इसका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। तो ये बात हमारी क्वेश्चन से सवाल भी हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर इतनी सारी इसकी जो हमारी स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पी, जब पी के संदर्भ क्या होगी, तो भाई आर जो है वो यहाँ पर है पी के बिल्कुल सामने है। तो हम कह सकते हैं कि भाई पी आर जो अगर आपका स्टेटमेंट सही बना है ना, तो आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। और यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि भाई जब कुछ लोग अंदर देख रहे हो, कुछ लोग बाहर देख रहे हो, तो उनको आपको किस तरीके से प्लेस कर रहा है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए एक एक चीज का। तो ये सवाल इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। आइए अगला सवाल करते हैं कुछ और तरीके का। आइए दोस्तों इस सब अभी आपको ये कुछ समझ में आया? सर लास्ट में वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था, तो उसका मतलब वो पोजीशन समझ नहीं आया। आर के पी के रिस्पेक्ट में आर का पोजीशन। वो पी के रिस्पेक्ट में जो आर बैठा है ना, वो बिल्कुल उसके अपोजिट बैठा है। वो कह रहा है कि वो असल में वो जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, बाकी के पार्ट है नहीं उसके अंदर। तो एक ही पार्ट में पूछ रहा था आर और पी की क्या पोजीशन है, तो दोनों अपोजिट बैठे हुए हैं, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट आ रहा है, तो वही उसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको ओके बेसिक सर, कॉन्सेप्ट थैंक यू। समझ में आ गया क्या? बेसिक यस कॉन्सेप्ट सर। है ना, समझ में आया आपको कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे बैठाए जाते हैं, कैसी डायरेक्शन सेट करी जाती है। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे, अगर आपको क्लियर सही समझ में आ रहा हो, इसलिए मैंने निकाला, पूछ लिया आपसे कि अगर सही लग रहा है तो हम और देखते हैं इसमें। दादा तू बिल बना दो, तेरे जॉब का क्या हुआ? मिल जाएगी। वेलकम टू लॉजिकल रीजनिंग वीडियो ऑन सर वीडियो नहीं दिख रहा। ऑल प्लेस वेस्ट। So this will be northeast, west and northwest. Okay, this is north. मैं आपको एक बेसिक वीडियो दिखाता हूँ जो मैं दिखाना चाह रहा था। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे सीधा आ गया था, बेसिक इसने नहीं बताई थी, तो मैं एक बेसिक वीडियो और दिखा रहा हूँ जिससे आपको सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक रूल है वो समझ में आ जाएंगे। Before going on to some sums, let us see some of the important tips that are needed to solve the sums. You know all this stuff, but again, I am repeating this just for revision sake. Okay. First, take a look at the left-hand corner. First, you must be well versed with directions, right? So we have 8 directions. This is north, this is south, this is east, west. So this will be northeast, southeast, southwest, and northwest. Okay, this is northwest. So you should know the directions always whenever in exam, whenever there is direction sense test or even seating arrangement, always take this as north, and accordingly you can. Right now, after this, another important concept. Now you know this is clock 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so
So this is the clockwise direction, okay? And the opposite would be anti-clockwise direction, right? So remember, clockwise and anti-clockwise. Clockwise is always from the this side. Anti-clockwise is always from this side. You may be facing any direction. It doesn't matter at all. Clockwise and anti-clockwise will remain same because clock will move always in this direction. Okay. Now, apart from this, next important concept would be, now whenever there are people sitting around the table or meeting in a circle or a rectangle or something like that, they may be facing inside, okay, or they may be facing outside. So again, it is a very important concept because we have to pay attention whether the people are facing outside or they are facing inside. Why? Because directions or sense of direction, sense of right and left changes with this. So make sure whether the people are facing inside. Rahul graduated this year. He sent his resume to hundreds of companies and or outside. Okay. But please remember that even if they are facing inside or outside, clockwise and anti-clockwise will never change. It will remain the same. Okay. Let's move on to the next concept, right? The concept of right and left. Say you are standing over here or I am standing over here. This is me and this is the north direction. Okay. I am facing north. This is my right side. This is my left side. Now, this is me and I am now facing south. What will be my right side? It will not be this. Okay. It will be opposite. This will be my right side because now I am facing south. For you who are seeing this video, for you, the right side would be this. But this is my left. Okay. Because I am facing south. Same way for east and west, it would be exactly opposite. Right. So remember, right and left changes in due to in which direction you are facing. If you are facing north, it is normal right and left. And if you are facing south, it is opposite. Also, what you need to remember whenever we are facing inside or outside, right and left will change. Accordingly, you have to take care. Okay. You see it in the sums also, what exactly happens when for right and left, whenever some people are facing inside and some people are facing outside. Okay. Let's move on to the next tip. Right. Now, next tip is nothing but the type of sums that may be asked. In seating arrangement, people might be arranged in a single row, okay, or they may be arranged into parallel rows facing each other or away from each other, facing each other or facing away from each other, or they may be adjusted into columns, right, 2 or 3 columns. They may be sitting around a square table or a rectangular table or a circular table, facing inside or facing outside. Whatever may be the case, we are going to see all these examples of all these types. Okay. So how to solve these sums? Very easy. There is a very small, there are very small easy steps. First is count the number of people. Okay. Count the number of people in the numerical. Second is draw a framework. Draw a frame of the sitting arrangement. If they are sitting in a circular table, draw a circle and arrange these people. How many people are there? Whatever you count, arrange them. Okay. Third is solve sentence by sentence and then merge them. Merge all the observations, merge all the sentences so that you get a uniform frame, a good sitting arrangement, and then you can answer any given question. It is always, see, the type of questions which are asked is, they'll give you some statements. Based on that, you have to draw a diagram. And then there will be question 1, question 2, like this, 4 to 5 questions would be there. It is much better to spend around about 40 to 45 minutes on the diagram, right? Deciphering the sentences and drawing the diagram, because these will be easy pickings if you get the diagram correct. This would be like, these 5 questions you can solve in hardly like say 15 seconds total. All 5 questions in just 15 seconds. So you will be scoring heavily in this topic. So don't get the diagram wrong, right? You will see how to draw correct diagram, how to decipher the sentences and come to the correct conclusion. So now let's move on to question number 1. A, B, C, D, E, F and G are 7 friends sitting in a single row facing north. These to the immediate right of C, E and A are neighbors of F. These to the immediate left of C
and on the second place from leftmost end. A is at the rightmost end. Now, what have they given? There are 7 friends sitting in a single row facing north. This is our north. Okay, count the number of people. How many people are there? 7 friends. Okay, they are sitting. Draw the frame of seating arrangement. They are sitting in a single row facing north. Okay, so let us draw 7 places over here. 4, 5, 6, and 7. Okay, now this is the seating arrangement, sitting in a single row facing north. Okay, so this is the seating arrangement that has been done. Counting has been done. Now read sentence by sentence and merge all the sentences. What does that mean? First sentence, D is to the immediate right of C. Now we cannot place B and C anywhere. Okay, so let's move to next sentence. E and A are neighbors of F. Again, so it can be like this. E and A are neighbors of F, or this is also possible. Okay, because here also E and A are neighbors of F, but we cannot decide which one, this or this, and again we cannot place it over here, so keep it like that only. Third sentence, B is to the immediate left of C. We cannot mark it immediately. And on second place from leftmost end. This is left. This is right. So leftmost end. What is the leftmost end? This one. Second place from leftmost end. First place, second place. This is the second place from leftmost end. B will come over here. Also now B is to the immediate left of C. So C will be here, immediate left. This is immediate left of C. Okay. Now A is at the rightmost end. This is the rightmost end. A will come over here. Now A, F, E. This is not possible. Why? Because after A there is nothing. A is at the rightmost end. So after A, F cannot come. This is not possible. So only this is possible. You have E, F, okay, E, F, and A. Again, go to the first sentence. This is done. This is done. Go to the first. Again, this is also done. E and A. Go to the first sentence. B is to the immediate right of C. B is to the immediate right of C. Okay. We wrote over here. This is immediate right of C. So what is remaining? A, B, C, D, E, F, and G. Right. So write G over here. Our sitting arrangement is done. Let us solve the question. Who is between C and E? Between C and E, D is there. Answer is D. Who are neighbors of G? G, neighbors of G. Who are the neighbors of G? There is no one. Is B. So the answer for this is B, right? What is the position of E? Okay, if we start counting from left hand side, right? If we start counting from left hand side, it will be 1, 2, 3, 4, 5. Fifth position, or depending on options, you can get an option of as fifth from left, okay, or you can get an option as third from right, okay. Third from right. Depending on that, you can decide. This is first, second, and third from right. Or there can be options like between B and F, between C and E, between B and C. So E lies between D and F. So there are 4 ways in which we can express the position of E. Between D and F, third from right, and fifth from left. See how easy it is. Very, very easy once you get the diagram right. So spend 45 seconds to 60 seconds. That is 1 minute to draw the diagram correctly. And this you will be able to solve in hardly 5 seconds. So you will immediately get 3 marks, or say 2 marks are there for the question. Then you get 6 marks very, very easily. Moving to next question. Question number 2. Consider the following scenario. 5 boys, Ashwin, Dipesh, Ishan, Chetan, and Vipin, and 5 girls, Parul, Komal, Radha, Savita, and Vimla, sit in 2 rows facing towards each other. All the boys are in one row and all the girls are in other row. Ishan, who is to the immediate right of Vipin and opposite to Parul, is not at any end. Radha, who is immediate to the right of Komal and opposite to Chetan, is at one of the ends. Ashwin is opposite to Komal, who is the third to the right of Savita. Dipesh and Vimla are not opposite each other. Now over here the sum looks very big, but it is actually very, very easy. You just have to be careful and go step by step. Okay. Now over here, first what we'll do is we'll see the sum, and based on the sentences given, we'll have a diagram ready, right?
So that is nothing but a seating frame. We'll have it ready, and based on the seating frame, we'll solve the question. So let us develop the seating frame. What we have to do first? Count the number of people. So there are 5 boys, 5 girls. Draw the seating arrangement. So there are 2 rows facing each other. Okay, this is like this. 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, and 5. All boys are in one row. So let us assume all the boys sit over here facing this downward, and all the girls sit over here facing upwards. Now you might think that why I'm always drawing these arrows upwards and downwards. You'll realize why is it necessary. Okay. First sentence, we have developed our sitting arrangement. Ishan is to the immediate right of Bipin. So we'll write like this, Bipin and then Ishan. But this is wrong. Why this is wrong? Because what happens is that Ishan opposite Parul. This is correct. But boys are facing in the downward direction, that is south. So right of Bipin, immediate right of Bipin will be this. So if Bipin is over here, then only immediate right of Bipin, Ishan will come. This will be immediate right of Bipin because Bipin is facing southward, Ishan is facing southward. So remember this, many people make a mistake over there here when they don't get the correct diagram, or they are not able to complete the diagram properly, and they get confused over here and waste a lot of time. So always remember where the person is facing. Depending on that, decide the right and left. So Bipin is facing towards south. Okay, this is our north. So Bipin is facing downwards. So immediate right of Bipin is Ishan. What have they given? Ishan is not at any end. Okay, so Ishan cannot be over here, and Ishan cannot be over here. So Ishan can be any of the 3 places. We do not know where. So let us keep it. What is the next sentence? Radha, who is immediate to the right of Komal. Now girls are facing normal, upwards. So we'll have Radha, and Radha is to, okay, and opposite to Chetan. So Radha is opposite to Chetan. Radha and Chetan on the left hand side of Radha. Why? Because Radha is at one of the ends, so no one is over here. So Radha has to be over here. Then only Radha can be at the immediate right of Komal. Okay, understood? So if Radha is here, Chetan will be here. We have Chetan over here. Okay, so we have 3 fixed positions. Next sentence is Ashwin is opposite to Komal. Again, we have a fixed position. Ashwin is opposite to Komal. Who is third to the right of Savita? So Komal is third to the right of Savita. So there is Savita and third to the right of Savita. If this is third to the right of Savita, this is second to the right of Savita, this is first to the right of Savita, and this is Savita. So this is first to right of Savita, second to right of Savita, and third to right of Savita. Right? So now what do we have? Dipesh and Vimla are not opposite to each other. Right? Now we do not know where Dipesh is and where Vimla is, but we already have this relation. How to fit this relation over here? Say Bipin comes over here. Okay, Ishan comes over here, but Ishan cannot be at the corner, so Bipin cannot be over here. So Bipin has to be here. Correct? So Bipin has to be here. So Ishan will come over here. Opposite to Ishan is Parul, and Vimla is another girl. So Vimla will come over here. Dipesh will come over here. So this is our seating arrangement. Let's use this to solve the sums or the questions asked on it. Okay, now this is our seating arrangement, a good quality diagram, so it would be easier for you to see and understand. Okay, so we have already derived the seating arrangement. This is just a better version of it, drawn nicely and colorful and everything. So let us solve the questions. First question is, who is in the middle of the row of boys? Bipin. So answer is Bipin. Okay, who is immediately to the right of Parul? Immediately to the right of Parul is Vimla. Okay, so answer is Vimla. Who is opposite to Dipesh? Savita. Right? Answer is Savita. How many boys are there between Ashwin and Bipin? This is Ashwin. This is Bipin. 0 boys are there between Ashwin and Bipin. See, once you have the diagram correctly, so easy, in hardly 10 seconds you can mark all the answers. It becomes extremely easy to solve the questions.
and this becomes a cakewalk. You can score a lot over here. Okay, so keep यस क्लियर हुआ? कुछ बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ समझ में आया आपको? यस सर। है ना? तो इस टाइप के वीडियोस और भी अवेलेबल हैं, आप चाहे अपने हिसाब से देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कुलर या लाइन के अंदर, जैसे अभी आपने देखा लाइन में बैठाने वाला, उससे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। पहले हमको वो अच्छे से समझना पड़ता है पैराग्राफ, और उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन के आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके इस टाइप की देखें और क्या देखें। सर एग्जाम में डायग्राम बनाना जरूरी है? बिना उसके तो आप ही नहीं कर पाओगे। हाँ सर, तो बना सकते हैं ना? बनाना ही है, बिना उसके तो आप भी नहीं कर पाओगे। ओके सर। अब देखो, मैंने एवरेज पे क्वेश्चन बता दिए, कैलेंडर क्लॉक पे बता दिए, वर्क एंड डिस्टेंस पे आपको दिखा दिए, मेंसुरेशन और बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मेंसुरेशन ले लूंगा, सीटिंग अरेंजमेंट का आज हो गया। मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो अपने हिसाब से, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखना जरूरी है। तो मेंसुरेशन में अभी क्या क्या है ये देख के फिर हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन और कराएंगे, और उसके बाद फिर दूसरी यूनिट पे चलेंगे। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो टिल देन वी शैल हैव शांति पाठ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ओम शांति शांति शांति। साई राम। साईराम सर, थैंक यू सर। साई राम। साईराम सर।